वेलकम, स्वागत है आपका पाइथन बेसिक्स के चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था पाइथन के बारे में कि पाइथन क्या होता है, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन के फीचर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। और हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखा था और उसके पहले हमने पाइथन इंस्टॉल किया था, आईडीज़ इंस्टॉल किए थे, जिस पे हम अपना पाइथन के प्रोग्राम्स और या कोड लिखेंगे। आज की क्लास में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम आज पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, हम पढ़ेंगे कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स कैसे लिखा जाता है। हम ये भी देखेंगे कि यूज़र से अगर आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय इनपुट लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं, आप आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं वो हम देखेंगे। तो ये 5 टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। इनिशियली मैंने सोचा था कि ये पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, बट जब मैंने इसको एडिट करना स्टार्ट किया तो पता चला कि ये 1 घंटे से भी ज़्यादा का ये वीडियो बन गया है। तो हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट्स में हम वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कमेंट्स, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट 1, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है? तो बेसिकली वेरिएबल्स होता है जहाँ पे हम अपना टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं और पाइथन ऑटोमेटिकली डायनेमिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि उस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा है, वेदर वो इंटीजर है या फिर फ्लोट है या फिर कोई डेसिमल वैल्यूज़ है या फिर बुलियन है, वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो वेरिएबल की ज़रूरत ये है कि ये असाइंड वंस एंड यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। तो मान लो कि कोई वेरिएबल कोई डेटा है जिसको हमने एक बार असाइन कर दिया और उसको हम बार बार यूज़ करेंगे। तो अगर मान लो कि एज है 30 ईयर्स एज है, उसको आप यूज़ कर रहे हो आपके अपना एज बताने के लिए, उसी के बेसिस पे आप डिराइव कर रहे हो अपने वाइफ का एज या अपने भाई बहन का एज, अपने पेरेंट्स का एज। तो बार बार आपको एज लिखना होगा आपका। जैसे मान लो कि आपका एज है 20 ईयर्स, तो 20+5 हो सकता है आपके बड़े भाई का एज, 20-5 आपकी छोटी बहन का एज हो सकता है। तो इस केस में आपको बार बार वो एज लिखना पड़ेगा कि 20+5, 20-5। इन सबको अवॉइड करने के लिए वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। तो अब वेरिएबल्स देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक वेरिएबल दिया है एज इक्वल टू 30। फिर मैंने एक वेट का वेरिएबल दिया है दैट इज़ 72.1। फिर एक नेम वेरिएबल दिया है जहाँ पे मैंने अपना नाम दिया है, और एक इज़ एक्टिव वेरिएबल है जहाँ पे हमने ट्रू दिया है। ट्रू यहाँ पे बूलियन हो जाता है। नेम जहाँ ये डबल कोट्स के अंदर में है उसको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। जहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स होता है वो होता है फ्लोट, और जहाँ पे ये नॉर्मल नंबर होता है उसको बोलते हैं इंटीजर। तो चलिए अब मैं आपको इसका एक छोटा सा कोड, एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ और उसके थ्रू समझाता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे एक अपना विजुअल स्टूडियो कोड में हमने एक छोटा सा फाइल बनाया है chapter2.py, जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। एक वेरिएबल हम असाइन करते हैं एज इक्वल टू 30, राइट। वेट हम करते हैं वेट इक्वल टू 72.1। नेम इक्वल टू पुलस्त्य। तो यहाँ पे देख रहे हो कि हमने एक वेरिएबल बनाया एज जिसमें हमने वैल्यू दिया 30, राइट। तो अगर मान लो कि आपको 30 प्रिंट करना है तो आप डायरेक्ट एज को प्रिंट कर सकते हो। तो अगर आप एज प्रिंट करोगे और इस कोड को अगर आप चलाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया 30। यहाँ पे डायरेक्ट आप 30 भी प्रिंट करा सकते थे, राइट। 30 भी डायरेक्ट प्रिंट करा सकते, वो भी होगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस तब आती है जब आप इसको बार बार आप यूज़ करते हो। तो लेट्स एज्यूम कि आपके जो बड़े भाई का एज है वो आपसे 5 साल बड़ा है। तो मान लीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं योर एल्डर ब्रदर्स एज इज, अब हम 5 साल बड़ा है तो एज +5 लिख देंगे, राइट। और मान लीजिए आपकी छोटी बहन का एज आपसे 5 साल छोटा है, तो हम लिख सकते हैं योर यंगर सिस्टर्स एज इज एज -5, राइट। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे बड़े भाई का एज 35 ईयर्स हो गया और छोटी बहन का एज 25 ईयर्स हो गया।
लेकिन मान लीजिए कि सेम कोड को हमें 5 साल बाद चलाना है, राइट। तो अगर हम सेम कोड को 5 साल बाद चलाएंगे उस समय भी ये आउटपुट यही देगा 35 25। बट जो आपके भाई का एज है और आपकी बहन का एज है वो 5 साल बड़ा हो गए क्योंकि 5 साल आगे का हम लोग देख रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पे 40 आना चाहिए, यहाँ पे 25 आना चाहिए। तो उस केस में क्या करना होगा कि आप अगर सिंपली यहाँ पे आके अपना करंट एज 5 साल बाद आपका 35 ईयर्स हो जाएगा, 35 डालते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये कैलकुलेट कर लेगा, राइट। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हो तो यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ 2 जगह है तो आपको लगता है कि 2 जगह हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन रियल प्रोग्रामिंग में आप एज को कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो ये आपको पता नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम एक जगह वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वहाँ पे स्टोर करते हैं उसका वैल्यू और उसको मल्टीपल जगह यूज़ करते हैं। और चांसेस है कि अगर आप बहुत जगह चेंज कर रहे हो तो मिस्टेक होने का चांसेस काफ़ी हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे 35 लिखने की जगह आप 35 की जगह आप गलती से 36 भी लिख दोगे तो वो एक एरर हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए इन्हीं सब कारणों से हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं और इसका यूज़ अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखोगे उस समय इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स को का नेम करने के लिए, वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए उसका क्या क्या रूल्स है, राइट। तो पहला रूल्स है कि उसका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो आप उसमें लेटर्स यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो या फिर डिजिट यूज़ कर सकते हो, राइट। तो आप A to Z स्मॉल लेटर्स में कैपिटल A to कैपिटल Z अंडरस्कोर और डिजिट 0 to 9 यही लेटर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप कोई लेटर्स यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जो वेरिएबल का नाम जो स्टार्टिंग होगा, जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो इधर वेरिएबल्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि अगर आप लिख रहे हो एज और आप लिख रहे हो एज तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे, दोनों सेम वेरिएबल नहीं होगा। और आप रिजर्व कीवर्ड को यूज़ कर ही नहीं सकते हो। अगर मान लो कि आप यूज़ करना चाहते हो 4 तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड है पाइथन के अंदर। अगर आपको यूज़ करना है इफ़, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको करना है वाइल, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो जो पाइथन के अंदर कीवर्ड नहीं है। अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स एक साथ असाइनमेंट करना है वो भी आप कर सकते हो। तो अगर मान लो कि आपको 3 वेरिएबल्स A, B और C इन तीनों को असाइन करना है और तीनों के अंदर वैल्यू देना है रिस्पेक्टिवली 1 2 3, तो आप इस तरह से इसको दे सकते हो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि A का वैल्यू हो जाएगा 1, B का वैल्यू हो जाएगा 2 और C का वैल्यू हो जाएगा 3। अगर आपको सेम ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करना है वो भी आप कर सकते हो। तो आपको लगता है कि 3 का वैल्यू 3 ही A, B और C को असाइन करना है तो आप कर सकते हो A = B = C = 3। तो इस तरह से आप सिंगल लाइन में एक ही वैल्यू तीनों वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई वेरिएबल को डिलीट करना है, उसको आप यूज़ नहीं करना है क्योंकि वेरिएबल मेमोरी स्पेस लेता है आपके मेन मेमोरी में, और अगर आपका उसका यूज़ खत्म हो चुका है तो अन्य से उसको मेमोरी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। उसको आप डिलीट कर सकते हो। तो जब भी आपको डिलीट करना हो आप उस वैल्यू को, जैसे मान लो x = 0 है तो इसको अगर आप डिलीट करें तो आप DEL ऑप्शन से, DEL लेटर से इसको डिलीट कर सकते हो, DEL स्पेस x। तो इस वेरिएबल को डिलीट कर देगा और इसको आप फिर फर्दर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स को यूज़ करने का बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। वेरिएबल का जो नाम आप दोगे वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि जो भी उसका नाम है उससे पता चलना चाहिए कि वो क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो मान लो कि अगर हमने दिया है A = 3, अब A क्या है? 3 वैल्यू तो है लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 3 हो सकता है कि आपका रैंक हो सकता है कि आपके पास कितने पेन्स है उसका काउंट हो सकता है। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्टिव देते हो, मान लो कि आप एज = 30 लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि आप बता रहे हो कि किसी का एज है, इधर ही किसी पर्सन का एज है या किसी प्लैनेट का एज है या फिर किसी जानवर का एज है। और इसको आप मोर डिस्क्रिप्टिव आपको करना तो आप लिख सकते हो एज _ पर्सन। इससे ये हो गया कि ये पर्सन का एज है, किसी जानवर का या किसी प्लैनेट का एज नहीं है। तो जो भी वेरिएबल का आप नाम दो वो मोर डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। अब हम नेमिंग कन्वेंशन में हम स्नेक केस यूज़ करते हैं। स्नेक केस ये कहता है कि जो
वर्ड्स का नाम होगा वो सारे स्मॉल लेटर्स होंगे, और अगर आपको दो वर्ड्स को मिला के कोई वर्ड बनाना है, कोई वेरिएबल का नाम बनाना है, तो उन दोनों वर्ड के बीच में अंडरस्कोर का यूज़ करोगे। तो जैसे कि आपको आप यहाँ देख रहे हो कि किसी का यूज़र नेम है, तो आप यूज़र एक वर्ड हो गया, नेम एक वर्ड हो गया, इन दोनों के बीच में आप एक अंडरस्कोर दे दोगे। उसी तरह से टोटल अमाउंट है, अमाउंट और टोटल दो वर्ड मिलके बनाए तो आप लिखोगे टोटल अंडरस्कोर अमाउंट। इसके अलावा आप जो बिल्ट इन वर्ड्स है लाइक सम, ये सब का जो यूज़ होता है उसको आप अवॉइड कीजिए तो अच्छा रहता है। जैसे डिक्ट है, डिक्शनरी के लिए यूज़ करते हैं, लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो इन सब को ना करो तो बेटर है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए कि भाई वो पाइथन का लिस्ट है या आपका वर्ड है, राइट। तो इन सब को अवॉइड करना चाहिए अपने वेरिएबल्स के नाम में। तो अब जितना भी हमने इसमें पढ़ा वेरिएबल्स के बारे में, इन सब का हम एक बार प्रोग्राम में यूज़ करके देख सकते हैं, ताकि इससे आपका जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जो वेरिएबल का नेम होता है वो लेटर्स, अंडरस्कोर या फिर डिजिट से होता है, जहाँ पे हम ट्राई करेंगे इसको ब्रेक करने का और देखेंगे कि कैसे होता है। तो चलो हम लोग एक वेरिएबल का नाम लेते हैं, पर्सन हाइफन नेम। तो हाइफन हम यूज़ नहीं कर सकते, आपको पता है। तो इसको अगर हम असाइन करते हैं और इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि आपको एक एरर मिल रहा है। ये जो क्रॉस टाइप का होता है सर्कल, इसको ये एरर होता है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, सिंटेक्स एरर, कैन नॉट असाइन टू ऑपरेटर। तो हाइफन को ये ऑपरेटर मान रहा है, राइट। तो ये यूज़ नहीं कर सकते। अब मान लो कि हम स्टार्ट करते हैं डिजिट से, 1 पर्सन, राइट। इसको ट्राई करते हैं रन करने का, इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे ये इनवैलिड सिंटेक्स। तो मतलब ये पर्सन का नाम 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब हम पर्सन नेम लास्ट में 1 करते हैं, ये परफेक्टली फाइन है, ये वर्क करेगा। केस सेंसिटिव होता है, तो अगर मान लो कि हमने 2 वेरिएबल बनाए, नेम में हमने दिया पुलस्त्य, राइट, और हम प्रिंट करते हैं कैपिटल NAM, नेम, राइट, और देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि नेम एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड, बट हमने तो नेम डिफाइन किया है यहाँ पे, तो ये एरर क्यों आ रहा है? तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने स्मॉल लेटर यूज़ किया था, यहाँ पे ये कैपिटल लेटर है, तो ये एरर है। रिजर्व कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मान लो कि मैं यूज़ करना चाहता हूँ 4, राइट, और उसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। तो बेसिकली ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 4 का सिंटेक्स आप लिखोगे, 4 जो लूप होता है, आगे चैप्टर्स पे पढ़ेंगे, उसका ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका सिंटेक्स आप दोगे, लेकिन ये आप उसके ऐसे वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। अब देख लेते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइनमेंट। तो अब मान लो कि मैं 3 वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। एक है नेम, उसमें मैं अपना नाम दूंगा। एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ एज, जिसमें मैं अपना एज दूंगा, और एक वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ वेट, राइट। तो इन तीनों को जब असाइन करना होगा तो इक्वल टू दोगे, आप पहले अपना नाम दोगे, जो पहला वर्ड होगा वो पहले वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जो दूसरा वर्ड होगा एज 36 जैसे मैं देखता हूँ, तो ये सेकंड वेरिएबल में जाएगा, और जो वेट मैं दे रहा हूँ वो मेरे थर्ड वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। नेम पहला है, एज दूसरा है, और वेट तीसरा है, राइट। लेट्स प्रिंट। तो यहाँ देखो, जो मैंने पहले पुलस्त्य दिया था वो नेम में है, 36 जो मैंने एज में दिया था। अगर आपको इसको जंबल कर दो तो भी ऐसा ही आंसर आएगा। तो अगर मान लो कि पहले हम वेट को हम सबसे पहले प्रिंट करते हैं, राइट, वेट देन नेम एंड देन एज। तो वेट क्या है 72.1, ये पहले आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर मेरा एज आएगा, राइट। लेट्स सी। तो यहाँ देखो, तो इसका मतलब कि इस तरह से आप असाइनमेंट कर सकते हो। जिस सीक्वेंस में आप वैल्यू दोगे उसी सीक्वेंस में वो वेरिएबल्स का नाम को भी असाइन करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम 3 वेरिएबल्स लेते हैं, a इक्वल टू b इक्वल टू c, और तीनों में हम सेम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 5, ओके। और इनको प्रिंट करके देखते हैं, a, b, c।
ओके, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तीनों में 5 आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर सेम वैल्यू मोर देन 1 वेरिएबल्स में असाइन करना तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब मान लो मुझे लगा कि यार सी मैंने एक्स्ट्रा असाइन कर दिया वेरिएबल, इसको डिलीट करना है, तो अब हम करेंगे डिलीट सी। ओके, और अब प्रिंट करते हैं हम ए बी सी को और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। फर्स्ट टाइम ये तीनों को आउटपुट प्रिंट करेगा, सेकंड में ये एरर देगा। देखते हैं, फर्स्ट टाइम में इसने प्रिंट कर दिया, सेकंड टाइम में इसने दिया नेम सी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने सी को डिलीट कर दिया है। तो इस तरह से हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा था। अब चलिए देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमने 4 तरह का डेटा बना रखा है। एक है इंटीजर जो ये नंबर होते हैं, एक है फ्लोट जो डेसिमल होते हैं, एक है स्ट्रिंग जहाँ पे हम अपना टेक्स्ट वैल्यूज़ लिखते हैं, और एक होता है बुलियन जहाँ पे हम ट्रू या फॉल्स। तो अब चलिए देखते हैं कि हमारे पास कितने तरह के डेटा टाइप्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 7-8 तरह के डेटा टाइप्स हैं। हम सारे डेटा टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो भी बेसिक डेटा टाइप्स है उसी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ डेटा टाइप्स काफ़ी एडवांस्ड है। तो हमारे पास पहला डेटा टाइप है वो है न्यूमेरिकल डेटा टाइप। तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्या होता है? न्यूमेरिकल मतलब नंबर, न्यूमेरिक। तो नंबर्स क्या क्या है? तो एक आपके पास होता है होल नंबर, आपके पास होता है डेसिमल नंबर, और होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। डेसिमल और होल का यूज़ लगभग हर छोटे बड़े प्रोग्राम में होता है। तो हम होल और डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी एडवांस चीज़ है। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में हम आगे नहीं पढ़ेंगे। तो अब बताइए कि होल क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? जहाँ पे डेसिमल नहीं है, जैसे कि आपका 0, 1, 2 ऐसा है, -1, -2, -3। तो इस तरह के जो भी नंबर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर या इंटीजर्स। तो इस तरह के नंबर्स को जब भी हमें इसका यूज़ करना हो उस समय हम यूज़ करते हैं डेटा टाइप्स इंट। उसका होता है आपका डेसिमल। डेसिमल जहाँ पे आप डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपका वेट है 72.1 kg, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, राइट। तो ये चलिए इन दोनों तरह के डेटा टाइप्स के बारे में देख लेते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि डायनेमिकली कैसे पाइथन आइडेंटिफाई करता है कि उसमें किस तरह का डेटा टाइप है। अब हम एक डेटा लेते हैं, एज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे हमने एक इंटीजर दिया है, तो इसका क्या टाइप होगा? इंटीजर टाइप होगा। तो इसका हम देखते हैं। तो जब भी आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप देखना है तो उसके लिए एक फंक्शन होता है टाइप फंक्शन। उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना जानिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल एज इज, और हम टाइप दे देते हैं, तो टाइप ऑफ एज, राइट। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइप ऑफ वेरिएबल एज इज क्लास इंट। तो मतलब कि इसका क्या टाइप है? टाइप है इंट। तो यहाँ पे हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका कोई न कोई क्लास होता है। तो इंट भी एक क्लास होता है जिसका ये हमने एज जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना जान लीजिए। तो अभी देखिए यहाँ पे जब मैंने 30 असाइन किया था तो ये था क्लास टाइप इंट, लेकिन अगर यहीं पे मैं इसमें मैं कर दूँ 30.5, तो यहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ वैल्यू 30.5। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए उस समय था इंट, अभी हो गया है फ्लोट। मतलब कि जब जो वैल्यू आप इस वेरिएबल के अंदर में असाइन करोगे उसके बेसिस पे इसका टाइप चेंज होता रहेगा। तो इस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जहाँ पे हम नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। आपका एक इंट है और एक फ्लोट है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है टेक्स्ट डेटा टाइप। तो जहाँ पे भी आपको कुछ टेक्स्ट स्टोर करना है या टेक्स्ट का यूज़ करना है वहाँ पे हम टेक्स्ट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो उस केस में आपके पास होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप। और इसमें आप कैरेक्टर्स स्टोर करते हो। तो अगर मैंने लिख दिया s इज इक्वल टू पुलस्त्य, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम कैरेक्टर्स स्टोर कर रहे हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स।
तो यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। तो जहाँ पे भी आपको जैसे नेम स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करना है, उस सब केसेस में आप स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करोगे। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं नेम, और इसके अंदर में हम कुछ नेम स्टोर करके देखते हैं, राइट। मैंने अपना नाम स्टोर किया इसके अंदर। अब इसका टाइप देखते हैं, तो इसका टाइप क्या होगा, टाइप ऑफ वेरिएबल नेम एज। यहाँ पे हम सेम टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे स्ट्रिंग ना होके यहाँ पे प्रिंट होगा, सॉरी। तो आपको अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो टाइप ऑफ वेरिएबल नेम इज क्लास स्ट्रिंग। तो मैंने बोला था कि हर कुछ यहाँ पे क्लास है, हर चीज़ यहाँ पे क्लास है, हर चीज़ का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बेसिकली स्टोर करना होता है, वहाँ पे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप्स हैं सीक्वेंस डेटा टाइप्स। तो इन सब को हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। ये मतलब कि ये सीरीज़ में हम पढ़ेंगे, बट अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे की चैप्टर्स पढ़ेंगे, इसके लिए स्पेशल चैप्टर्स है। फिर आपका सेट डेटा टाइप्स है। तो ये दोनों डेटा टाइप लगभग एक ही तरह का डेटा टाइप, जहाँ पे हम ग्रुप ऑफ सेम वैल्यूज़ या ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। इसके बाद हमारे पास है डिक्शनरी डेटा टाइप्स, जहाँ पे हम की वैल्यू पेयर को स्टोर करते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास एक डेटा टाइप है बूलियन डेटा टाइप, जहाँ पे हम स्टोर करते हैं आइदर ट्रू या फॉल्स। इसके अलावा आपके पास है बाइट एरे मेमोरी व्यू। ये टोटली एडवांस टॉपिक है, इसके बारे में हम इस सीरीज़ में भी टच नहीं करेंगे। और हमारे पास एक है नन टाइप। तो मान लो कि कोई वेरिएबल में डेटा ही नहीं, कोई डेटा नहीं, हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, उस केस में हम उसमें नन असाइन करते हैं। इसका मतलब कि जो वैल्यू है वो मिसिंग है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी एज क्या है और आप वो एज का आंसर नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोलेंगे कि एज ब्लैंक है या एज कुछ और है। एज का मतलब क्या, वो वैल्यू है ही नहीं, हमें पता नहीं है, देयर इज नो वैल्यू फॉर दिट। तो जब भी ऐसा हो तो हमें इसको इस तरह से लिखना था, एज इक्वल टू नन। तो चलिए हम बूलियन और नन टाइप के बारे में देख लेते हैं। तो हम दो वेरिएबल बनाते हैं। एक बनाते हैं हम वेरिएबल बूलियन टाइप का, इज नाइट। हम चेक कर रहे हैं कि इज नाइट है कि नहीं। तो उसमें हम इसको असाइन करेंगे फॉल्स, क्योंकि अभी मेरे यहाँ दिन है, हो सकता है आपके यहाँ रात हो। तो अब जब इसमें ये फॉल्स या ट्रू जो भी असाइन करेंगे, ये देख के तो आपको लगता है कि टेक्स्ट है, राइट, बट इट्स नॉट अ टेक्स्ट, इट्स अ बूलियन। और ये कोट्स के अंदर में नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे कोट्स में नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। या फिर हम इसको स्मॉल में नहीं लिख सकते हैं, या फिर हम सारा कैप्स में नहीं लिख सकते हैं। जो करेक्ट वैल्यू होगा वो हमेशा इस तरह से होगा, फर्स्ट लेटर कैप्स, बाकी के लेटर स्मॉल्स। उसी तरह से जहाँ अगर हमें ट्रू लिखना हो तो इज डे हम बोलेंगे यस इट्स डे ट्रू। अगर आप ट्रू की जगह अब ये आप देख रहे हो कि जब मैंने ट्रू ऐसे लिखा है तो ये ब्लू कलर में है। अगर मैं इसको हटा के मैं कुछ ऐसे नॉर्मल ट्रू लिखूं तो आप ये देख रहे हो ये ट्रू वाइट में लिखा आ रहा है, और नीचे ये एरर का मतलब कि जो साइन है ये एरर का साइन है, राइट। तो एरर है मतलब कि इस तरह से नहीं लिख सकते, हमें इधर ट्रू ऐसे लिखना होगा या ऐसे लिखना होगा। अब हम एक वेरिएबल और बनाते हैं एज। इसके अंदर हम वैल्यू दे रहे हैं नन, मतलब कि एज का वैल्यू मिसिंग है, कुछ नहीं है उसके अंदर। इधर आपको देना पड़ेगा 30 या फिर 35 इस तरह से, राइट। तो जब भी आपको डेटा मिसिंग हो उस समय हम लिखते हैं नन, राइट। अब दोनों का हम डेटा टाइप देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ वेरिएबल इज नाइट, टाइप फंक्शन लगा के हम देख लेंगे। उसी तरह से अगर आपको एज का देखना हो तो वो भी आप देख सकते हैं, और उसी तरह अगर आपको इस डे का देखना हो तो भी आप दे सकते हैं। ओके, लेट्स रन इट।
सो टाइप ऑफ वेरिएबल इज नाइट इज क्लास बुल, मतलब कि बुलियन टाइप है। क्लास ऑफ एज इज नन टाइप, मतलब कि इसके अंदर ये नन टाइप क्लास है, मतलब ये डे टाइप इसका नन है। और उसी तरह इस डे भी बुल है, बिकॉज इस डे ट्रू है और ये फॉल्स है। तो इस तरह के डे टाइप्स होते हैं। तो इस सीरीज में हम मोस्टली जो डे टाइप यूज करेंगे वो होगा इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन और नन। ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आपको पता है कि कंप्यूटर में हम बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, कंडीशंस चेक करते हैं। तो उन कंडीशंस को या उन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो जैसे मान लो कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, 3 + 2, तो अब इन दोनों नंबर को ऐड करने के लिए आपको एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ी, यहाँ प्लस। उसी तरह से अगर मान लो कि कंडीशन चेक करना है कि एज ऑफ वन पर्सन इज ग्रेटर देन एज ऑफ सेकेंड पर्सन, तो यहाँ पे ये ऑपरेटर हुआ, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर में, और वही सब हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? एडिशन के लिए हम यूज़ करेंगे प्लस, सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करेंगे हम माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करेंगे हम स्टार, डिवीज़न फ्लोट रिजल्ट और डिवीज़न इंटीजर रिजल्ट। ये दो तरह के रिजल्ट होते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने किया 5/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5, मतलब ये आपको डेसिमल लेवल तक ही देगा। लेकिन अगर आप करोगे 5 डबल डिवाइडेड बाई 2, इसमें ये क्या देगा, को 2 ही देगा। तो जो डेसिमल चीज़ें हैं, डेसिमल वैल्यू है, उसको वो इग्नोर कर देगा। फिर होता है मॉड्यूलो। मान लो कि नंबर है 5, मॉड्यूलो 2 करते हैं, तो 2 से डिवाइड करने के बाद 5 का जो रिमाइंडर आता है वो हम इससे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। उसी तरह से डबल स्टार है। डबल स्टार मतलब कि अगर किसी नंबर का पावर देखना है तो 3/2 अगर करना है तो हमें करना होगा 3**2। इसका मतलब होता है 3⁻², और इसका आंसर हो जाएगा आपका 6, राइट। तो ये होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो चलिए इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो हम दो नंबर ले लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर है नंबर 1 = 21 और नंबर 2 = 5। ओके, तो ये दो हम नंबर ले लिए। अब अगर हमें इन दोनों का सम निकालना है, मतलब कि इन दोनों को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो सम = num1 + num2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका 21 + 5 26, ठीक है। अगर हमको सब्सट्रैक्शन करना है तो हम सब्सट्रैक्शन का के लिए क्या करते हैं, माइनस साइन का यूज़ करते हैं। तो num1 - num2, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 - 5 16। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम वहाँ स्टार का यूज़ करते हैं। तो हम लोग लिखते थे MUL मल्टीप्लिकेशन num1 × num2। इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 21 × 5 हो जाएगा 105, राइट। अगर आपको डिवीज़न करना है तो यहाँ पे मैंने बताया था कि दो तरह का डिवीज़न होता है। एक होता है फ्लोट डिवीज़न, एक होता है इंटीजर डिवीज़न। तो पहले हम लोग फ्लोट डिवीज़न देख लेते हैं। डिवीज़न फ्लोट, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकेंड नंबर 1/। तो इसका वैल्यू आपका होना चाहिए, इसका वैल्यू होगा आपका लगभग 4.2। इसको हम लोग टेस्ट करके भी देख लेंगे। और डिवीज़न इंटीजर, तो उस केस में क्या होता है, डिवीज़न इंटीजर जब होता है तो हम डबल स्लैश यूज़ करते हैं, और जो आउटपुट निकलता है वो डेसिमल वैल्यू को ड्रॉप कर देता है, ओनली इंटीजर वैल्यू को लेता है। तो हम देखते हैं num_num2। इस केस में इसकी वैल्यू होनी चाहिए 4। और हम देखे थे मॉड्यूलो, जहाँ पे रिमाइंडर चाहिए होता है। तो अगर हम रिमाइंडर करते हैं, इन दोनों को नंबर को डिवाइड करते हैं, तो num1 मॉड्यूलो num2। इस केस में ये डिवीज़न हो जाएगा और हमारे पास एक ही रिमाइंडर बचेगा, दैट इज़ 1। तो इसका आउटपुट 1 होना चाहिए।
और लास्ट है पावर। तो पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा, num1 डबल स्टार, मतलब कि पावर हम कर रहे हैं num2, राइट। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, राइट। तो इन सब के जितनी भी वैल्यूज़ है इनको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा जो हमने जो एक्सपेक्ट किया है वो आंसर आया कि नहीं आया। ओके, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। सम 26 यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही आया। डिफरेंस 16, ये जो 16 हमने एक्सपेक्ट किया था। प्रोडक्ट 105, तो ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया है। फ्लोट डिवीजन 4.2, इंटीजर डिवीजन 4, रिमाइंडर 1। और जब हम इसका पावर करेंगे 21⁵ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये बड़ा नंबर। अब हम डिफरेंट टाइप का एक ऑपरेटर पढ़ेंगे जिसमें जो इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। दैट मीन्स यहाँ पे इसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, राइट। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जब भी हम कंपेयर करेंगे तो उसका वैल्यू या इधर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट। तो अगर मान लो कि हम बोल रहे हैं कि 5 = 3, राइट, दैट मीन्स कि 5 3 के बराबर है कि नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह नॉट इक्वल टू होता है, जहाँ पे हम चेक करते हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू चेक करें, मतलब कि अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू होना चाहिए। उसी तरह ग्रेटर देन, कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है तो हम यहाँ बोल रहे हैं 5 > 3 ट्रू होगा। लेस देन हम यूज़ करते हैं कि 5 < 3 फॉल्स होगा। फिर हम ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, मतलब कि इधर बड़ा हो या बराबर हो, राइट। तो उस केस में 5 > 3, हाँ 3 से बड़ा है और बराबर, मतलब बराबर है या बड़ा है, राइट। और यहाँ पे लग जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसी तरह से यहाँ पे फॉल्स है। तो इसको हम अभी चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वैल्यूज़ कैसे, आउटपुट कैसे हम स्टोर करते हैं। तो हम दो नंबर्स ले लेते हैं, नंबर 1 = 5 एंड नंबर 2 = 3, राइट। अब इसके बाद हम सारे जितने भी ऑपरेटर्स हमने पढ़े उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो पहला है इक्वल एक हम वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम जो टेस्ट करेंगे, जो कंपैरिजन करेंगे, उसका जो आउटपुट आएगा उसको स्टोर करेंगे। तो num1 = num2, राइट। EQ के अंदर में क्या स्टोर हुआ वो चेक करते हैं। तो प्रिंट, हम देखते हैं वैल्यू ऑफ EQ इज EQ, राइट। इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है फॉल्स, मतलब कि जो 5 है, नंबर 1 में जो 5 है वो 3 के बराबर नहीं है, इसीलिए इसके अंदर वैल्यू आ रहा है फॉल्स। तो इसी तरह से हम सारे ऑपरेटर्स को एक बार लिख के और टेस्ट करते हैं। अब ये 6 हमने वेरिएबल्स बनाए और उसके अंदर सारे वैल्यूज़ को स्टोर कर लिए, इधर ट्रू या फॉल्स होगा, और उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इनको ऑपरेटर्स के थ्रू इसका वैल्यू निकाला और उसका वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए 5 और 3 इक्वल नहीं है तो फॉल्स हो गया, नॉट इक्वल टू है तो ट्रू हो गया, लेस देन नहीं है तो फॉल्स हो गया, ग्रेटर देन है मतलब कि 5 3 से बड़ा है तो ट्रू हो गया, लेस देन इक्वल टू मतलब कि फॉल्स हो गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू हो गया। सेम नंबर लेते हैं, दोनों के अंदर सेम नंबर लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं क्या वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों नंबर बराबर है, ट्रू आ रहा है। दोनों नंबर बराबर है, नॉट इक्वल टू नहीं है तो फॉल्स आ रहा है। लेस देन नहीं है, ऑफ कोर्स उससे छोटा नहीं है और उससे बड़ा भी नहीं है, बट लेस देन इक्वल टू है, मतलब कि बराबर है, और ग्रेटर देन इक्वल टू है, बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ट्रू आ रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो ऑपरेटर्स है इसकी बेसिस पे हम बूलियन रिजल्ट आता है, और इस बूलियन रिजल्ट को हम जब आगे पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में तो वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम एक नया तरह का ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं, दैट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो बेसिकली दो बूलियन रिजल्ट है
और उन दोनों बुलियन रिजल्ट्स में देखना है कि दोनों ट्रू है कि नहीं है। इस तरह के जब भी करना होता है उस समय हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है एंड, और नॉट। एंड का मतलब ये होता है कि जो दो कंडीशंस है दोनों ट्रू होने चाहिए। तो अगर मान लो एक कंडीशन है 5 ग्रेटर देन 3 और दूसरा कंडीशन है 2 लेस देन 3, तो दोनों कंडीशन ट्रू है और इसके बीच में हम अगर एंड लगाते हैं तो ये ट्रू और ये ट्रू दोनों ट्रू हो गया तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। उसी तरह से एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, लेकिन कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, उस केस में अगर हम और लगाते हैं तो वो ट्रू हो जाएगा। तो मान लो कि एक कंडीशन है 5 ग्रेटर देन 3 एंड 2 ग्रेटर देन 3, तो इसमें एक ही कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है तो और है। तो अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुआ तो वहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। और नॉट का क्या मतलब होता है, नॉट का मतलब ये होता है कि अगर ट्रू है और आप नॉट लगा दिए तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडीशन है 2 ग्रेटर देन 3, तो ये आपका फॉल्स होता है और इसके सामने अगर हमने नॉट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट होके ट्रू हो जाएगा, राइट। तो इस तरह के जब भी होते हैं तो इन सबको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स और इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। तो हमारे पास ये सारे कंडीशंस है, राइट। ये फॉल्स है, इट्स नॉट अ ट्रू, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ओके। तो यहाँ पे ये फॉल्स इस कारण से आ रहा है क्योंकि ये ट्रू है और ये फॉल्स है। यहाँ पे ये ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है, और यहाँ पे ये ट्रू था इसलिए ये फॉल्स हो गया, नहीं यहाँ पे ये फॉल्स था इसलिए यहाँ पे ट्रू हो गया, राइट, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ EQ आपका फॉल्स है और NE ट्रू है, इन दोनों का भी वैल्यू पहले यहाँ देख लेते हैं फिर देखेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो EQ फॉल्स है, NE ट्रू है, राइट। तो फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स हो गया, फॉल्स और ट्रू, ट्रू हो गया, नॉट फॉल्स ट्रू हो गया, राइट। अगर यहीं पे आप NE कर दोगे इसको नॉट को तो यहाँ पे इसका वैल्यू फॉल्स हो जाएगा क्योंकि NE ट्रू है, राइट। फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। तो इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो अभी आपने देखा कि हम असाइनमेंट कर रहे हैं, राइट, जैसे कि एज इक्वल टू 30 लिख रहे हैं, राइट। तो मतलब कि ये एक ऑपरेटर हुआ जहाँ पे हम कोई वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो इक्वल टू तो है ही, प्लस आपके पास है ऐड एंड असाइन, सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, मॉडुलो एंड असाइन, एक्सपोनेंट एंड असाइन, फ्लोर डिवाइड एंड असाइन, राइट। तो आपने ये देखा होगा कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई ये सारे तो हमने देख लिए, लेकिन ये भाई इक्वल टू के साथ मिलके क्या जादू कर रहे हैं तो भी हम देख लेते हैं। अगर मान लो आपको एज 30 है आपका, इसके अंदर आपको 5 ऐड करना है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे एज इक्वल टू एज प्लस 5, राइट। मतलब कि आपको एज 2 बार लिखना पड़ रहा है, राइट। इसकी जगह पे आप सिंपली लिख सकते हो एज प्लस इक्वल टू 5। इसका मतलब ये होता है कि एज के अंदर ही प्लस है, मतलब कि 5 ये वैल्यू ऐड कर दो, राइट। अगर हम लिखेंगे एज माइनस इक्वल टू 5, मतलब कि एज के अंदर 5 माइनस कर दो। तो इस तरह का जब भी आप यूज़ करते हो यहाँ पे, तो ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है असाइनमेंट का, जहाँ पे आप प्लस भी कर रहे हो और असाइन कर रहे हो। तो जब ये शॉर्ट फॉर्म आपको यूज़ करना हो तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ये पसंद नहीं है इस तरह का, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कभी कभी, बट बहुत प्रोग्रामर्स इसको काफ़ी पसंद करते हैं। आपको भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी और का कोड आप रीड कर रहे हो या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो आपको जानना जरूरी है कि वो कैसे वर्क कर रहा है। तो इसको भी अभी हम प्रोग्राम के थ्रू देख लेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। मैं एक नंबर ले रहा हूँ, नंबर 1, इसको मैं असाइन करता हूँ 2, और इसी पे हम
सारे वैल्यूज़ को असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देखते हुए जाएंगे। तो इक्वल टू का साइन डाला है, मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू में। तो इसको प्रिंट करते हैं पहले num1। ओके, तो हमारा यहाँ जस्ट नंबरिंग दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले ये num1 आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक +1 ऐड कर देंगे। तो उसके लिए क्या हमारे पास था, num1 प्लस इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, राइट। तो सेम हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे इसका सीक्वेंस बढ़ाते हैं। अब 3 हुआ, अब इसमें हम एक नंबर माइनस कर देंगे, राइट। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू एक और घट जाएगी। तो 3 थी, 3 से ये ट्रू हो जाएगा। तो ये हो गया थर्ड पोजीशन पे, ये हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करके देंगे। तो 2 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2, तो 2 इंटू 2 4 होना चाहिए यहाँ पे। तो अब इसकी वैल्यू अब देखते हैं क्या होती है। 4 का तो इसमें डिवीजन करेंगे 2 से, और हम डिवीजन करेंगे फ्लोट डिवीजन या फिर इंटीजर डिवीजन, कोई भी कर सकते हैं। तो लेट्स डू फ्लोट डिवीजन। तो फ्लोट डिवीजन में सिंगल हम करते हैं और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ वैल्यू 4 था, तो 2 से करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे देखते हैं इसका क्या होगा। और उसके बाद फ्लोर डिवीज़न करेंगे। तो फ्लोर डिवीज़न में देखते हैं क्या होता है। तो फ्लोर डिवीज़न में डबल स्लैश लगाते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, नहीं ये फ्लोर डिवीज़न नहीं है, ये इंटीजर डिवीज़न है। फ्लोर डिवीज़न यहाँ पे था। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो 6th पोजीशन पे ये होगा। और अब हम करेंगे मॉड्यूलो ऑपरेशंस। तो 1 पे अगर आप मॉड्यूलो करते हो, यहाँ पे 1 था, 1 के साथ मॉड्यूलो 2 करते हो तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 7 पोजीशन पे ये हो जाएगा। और अब हम 1 टू द पावर 2 करते हैं। पावर अगर 2 करोगे तो 1 से कितना ही मल्टीप्लाई करो वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम डबल स्टार करते हैं तो इसकी वैल्यू फिर भी 1 रहेगी। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। पहली वैल्यू 2 थी, उसमें हमने 1 ऐड किया तो 3 हुआ, उसमें फिर 1 सब्सट्रैक्ट किया तो 2 हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। यहाँ तक आपका 4 हो गया। अब डिवाइड किया और यहाँ पे हमने फ्लोट डिवीज़न किया। फ्लोट डिवीज़न किया इसलिए इसकी वैल्यू 2.0 हो गई। अब उसके बाद आपने इंटीजर डिवीज़न किया, लेकिन चूंकि आप फ्लोट से इंटीजर डिवीज़न किए इसलिए उसकी वैल्यू फ्लोट ही रह गई। और ये इस तरह से होता है। तो इसको आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको समझ में आएगा। आई होप कि आपको पार्ट 1 समझ में आएगा अच्छी तरह से, चैप्टर 2 का, जिसमें हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स पढ़े हैं। तो जब तक पार्ट 2 मैं चैप्टर 2 का अपलोड करता हूँ तब तक आप इन्हीं सब के बारे में अपना ब्रशअप कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं उसको आंसर करने का पूरा प्रयास करूँगा।